Hi, this is Ram and you are watching my YouTube channel Ram Sir LME Do। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इस बारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जीई का जो पेपर है उसका नाम है ई गवर्नेंस और इसका कोर्स कोड है PVBA 604। स्टूडेंट जैसे आप सभी लोग जानते हैं हम जानते हैं कि ई गवर्नेंस पर अभी तक मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पूरा सिलेबस 4 यूनिट में विभाजित है और 4 यूनिट के लिए मैंने एक लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है और ये लेक्चर जो है पहले यूनिट पर आधारित है। तो मेरे लेक्चर का एक खासियत है कि ये पूरा लेक्चर मैंने हिंदी और इंग्लिश माध्यमों से तैयार किया गया है ताकि इंग्लिश और हिंदी के स्टूडेंट जो अलग-अलग स्टूडेंट हैं वो कहीं पे सफ़र ना करें। तो आप इन चारों लेक्चर सीरीज को पढ़िए, सुनिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और बुक को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मटेरियल इसी प्रकार से फ्रेम किया गया है कि आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए पहले इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे कि इसका सिलेबस कितना है। तो इसका सिलेबस जो है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। पहले यूनिट में देखेंगे तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। इसमें है कि ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके स्कोप जिसको हिंदी में बोलते हैं कि क्षेत्र क्या क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट की किस प्रकार से क्या क्या मुश्किलें या क्या क्या पहले की चुनौतियां, प्री कंडीशन आ सकती हैं ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ई गवर्नेंस एक विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, जिसको चलाने के लिए आपको पहले की शर्तों को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका ई गवर्नेंस जो भारत सरकार के कौन कौन से विभाग या इंस्टीट्यूशन या एजेंसीज हैं वहां पे चल रही है और किस प्रकार से ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में वो कैसे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को चेंज कर रहे हैं, कैसे ये गवर्नेंस जो है वो इस प्रशासनिक संस्कृति को परिवर्तन कर रहा है गुड गवर्नेंस में। ये कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है सेकेंड यूनिट में। इसके बाद है जी थर्ड यूनिट में, जैसे हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं ले रहे हैं, सरकार हमें बहुत सारी सेवाएं दे रही है, इनमें से विभिन्न कुछ खास सेवाओं का यहाँ वर्णन किया गया, जैसे कि ई लर्निंग क्या है, ई कॉमर्स कैसे हो रहा है, या ई हेल्थ, ई स्वास्थ्य सेवा कैसे ली जाए। उसके बाद ये दोनों जो कंटेंट्स हैं ये दोनों मुझे सेम लगते हैं। ये पूछ रहा है कि कैसे या क्या क्या उपाय हैं, मेजर्स हैं जिससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ई गवर्नेंस को, या बोल रहे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन चैलेंजेस के मेजर उपाय को अगर उन चैलेंज का निवारण करें तो कैसे इस ई गवर्नेंस को इफेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हमने चैलेंजेस देखने की, चुनौतियां क्या क्या है, फिर उनके मेजर्स देखने हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ई गवर्नेंस को कैसे इफेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चौथे यूनिट में है जी, जो पूरा चौथा यूनिट है ये हिमाचल प्रदेश पर आधारित है और हिमाचल प्रदेश में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए। तो इतना सही इसका सिलेबस है। एज ए जेनरिक हम पेपर पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके पहले स्लाइड पर। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं ई गवर्नेंस के बारे में जानने के लिए। जैसा कि मैं जानता हूं कि ई गवर्नेंस एक जेनरिक्स पेपर है, जनरल इलेक्टिव के तौर पे, और जो स्टूडेंट इसमें पढ़ने के लिए आते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से आते हैं। ये सब्जेक्ट ना ही इनका कोई माइनर होता है ना ही मेजर होता है। तो ई गवर्नेंस पे डायरेक्टली जाने से पहले हम थोड़ा पब्लिक एक्ट के बारे में जानना जरूरी होगा। हमारे कंट्री के अंदर किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना होगा। तो इंट्रोडक्शन, इसका परिचय करते हैं थोड़ा। हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारी कंट्री ने एक स्टाइल जो अपनाया है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक स्टाइल, या हम अपनी कंट्री को बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको लोकतांत्रिक कंट्री है, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के कहाँ भेजते हैं,
या तो पार्लियामेंट में भेजते हैं, जिसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों में। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कानून, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो हमारे कल्याण के लिए लागू की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, जो मैं गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। एक है पॉलिटिकल लीडर, जिसको हम चुन के भेजते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर साधारण रूप से हम बोल सकते हैं कि सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब ये विभिन्न प्रकार के जो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पॉलिसीज बनती है हमारे लिए, इनको लागू किया जाता है अलग अलग डिविजन्स करके, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उनके थ्रू हमें ये सर्विसेज मिलते हैं। जैसे कि हेल्थ हेल्थ देख सकते हैं आप, एजुकेशन देख सकते हैं, डिफेंस देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पहले पॉलिसी को बनाया जाता है लोगों को देने के लिए, उसके बाद बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको संचालित किया जाता है। और संचालित करने का जो सिस्टम है हमारे कंट्री में, जैसे कि हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है, तो इस फेडरल सिस्टम में क्या सकता है, पहले सेंटर से कोई पॉलिसी लागू होगी, उसके बाद स्टेट में आएगी, स्टेट के बाद उसके लोकल लेवल, पंचायत लेवल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर वो लागू होगी। तो इस पूरे पॉलिसी बनाने के प्रोसेस में, इम्प्लीमेंटेशन करने के प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, ये सारा कार्य एक रिकॉर्ड, एक मैनुअल रिकॉर्ड के तौर पे उसको रखना पड़ता है, ताकि उसको फ्यूचर में देखा जाए या उसका कोई रिकॉर्ड कहीं पे प्रोड्यूस करना हो या लोगों को दिखाना हो, तो इसके लिए ये रिकॉर्ड रखा जाता है। जिसको इस प्रकार के मैनुअल या लिखित रूप से किसी भी रिकॉर्ड को रखने को हम क्या बोल सकते थे, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब क्या हुआ कि आईसीटी के प्रयोग में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, इस ट्रेडिशनल वे में जो मैनुअल रिकॉर्ड रखने का तरीका था, इसमें हमने परिवर्तन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली गवर्नमेंट के कार्य, पॉलिसी बनाने के कार्य या इम्प्लीमेंटेशन करने के कार्य को नहीं करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, आईसीटी के बेस्ड पे करते हैं। आईसीटी के बेस्ड पे मतलब अब हम इसको इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। अगर किसी को कम्युनिकेट करना है, चिट्ठी पत्री भेजना है, कम्युनिकेशन जो फास्ट हो चुका है, संचार, और इसके विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया। तो साधारण रूप में इस इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही जानेंगे कि जो सरकार का जो पॉलिसी बनाने का कार्य, उसको लागू करने का कार्य, जो पहले मैनुअल रूप पे होता था, लिखित रूप पे होता, उसको कंप्यूटर या आईसीटी के उपकरण का प्रयोग करने के बाद परिवर्तन करने के सिस्टम को हम बोलेंगे ई गवर्नेंस। तो चलिए डायरेक्टली अब मीनिंग पर जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, कि ई गवर्नेंस है क्या। ई गवर्नेंस से पहले हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो चुने हैं लोग, जिन्हें हमें एज ए प्रतिनिधि के रूप में सरकार में कार्य करने के जिनको मौका देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, वो गवर्नमेंट बनती है। वो चाहे हम सेंटर की बात करें, लोकसभा की, या राज्यसभाओं में जो लोग हमें जिनको चुन के भेजते हैं, या लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत राज में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ये सभी लोग क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ये जिस प्रकार से कार्य करते हैं, द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दीज गवर्नमेंट, जिस प्रकार से गवर्नमेंट, चाहे सेंटर की बात, दोबारा ध्यान दें, गवर्नमेंट से नया कॉन्सेप्ट आ गया गवर्नेंस, कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट काम करती है, द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और आते हैं, एक है बैड गवर्नेंस और दूसरा है गुड गवर्नेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब फंक्शनिंग गवर्नमेंट जो कार्य करने का है तरीका गवर्नमेंट का, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करे, फुलफिल ना करे, तो इस प्रकार के सरकार के कार्य करने के तरीकों को क्या बोलेंगे, गवर्नेंस को क्या बोलेंगे, बैड गवर्नेंस। ठीक है जी। या जब सरकार ऐसी आए, जैसे आप बोलते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं थी, ये सरकार अच्छी है, ये हमारे सभी सेवाओं को पूरा कर रही है, हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रही है, बेसिक सेवाएं दे रही है, अगर फुलफिल करती है आपकी बेसिक नीड्स को, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, कार्य करने का मौका देती है, तो इस पर पॉलिसी बनाने में मौका देती है, तो इस प्रकार के गवर्नेंस को क्या बोलेंगे हम, गुड गवर्नेंस। अब देखो, कोई भी सरकार जब बनती है वो बुरी नहीं होती है, हर सरकार चाहती है कि वो अच्छे से काम करे, लेकिन उनका काम करने का तरीके, मैनेजमेंट सही नहीं होती है।
तो किस प्रकार से गुड गवर्नेंस बनाया जाए, इसके लिए पूरे विश्व में एक नया कॉन्सेप्ट आया। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ई गवर्नेंस। और इसकी शुरुआत हुई 1990 के रेवोल्यूशन से। एक विभिन्न प्रकार की एक बहुत बड़ी क्रांति आई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जिसको ई गवर्नेंस बोलेंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का, मैनुअल काम करने का तरीका, उसको आईसीटी के प्रयोग से परिवर्तन कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के मदद से इसको परिवर्तन कर दिया। और इसको क्या करना है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बदल के एक सही तरीके से बनाया, जिसको बोलते हैं हम गुड गवर्नेंस। और ये गुड गवर्नेंस को बनाने में जो हेल्प की ई गवर्नेंस में या आईसीटी के प्रयोग में। तो उदाहरण के रूप में आईसीटी के जो टूल्स उपकरण, जैसे इंटरनेट हो गया, फास्ट कम्युनिकेशन होगी, कंप्यूटर एंड रेडियो हो गया, टेलीविजन हो, किसी भी प्रकार का उपकरण जो आईसीटी से संबंधित है और जो गवर्नेंस, जो काम सरकार के काम करने के तरीकों को बदल रहा है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न वे में ला रहा है, तेजी ला रहा है, इस प्रकार के तरीके को बोलते हैं हम ई गवर्नेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एक डेफिनेशन पे। वर्ल्ड बैंक की इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे तो हम गवर्नेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि गवर्नेंस एक्चुअली ई गवर्नेंस क्या है और ट्रेडिशनल गवर्नेंस में क्या क्या विभिन्नता है और किस प्रकार से ये हमें बेनिफिट पहुंचा रहा है। देखिए, ई गवर्नेंस का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का या आईसीटी टूल का प्रयोग करना हमारे सरकार के कामों में। सरकार से गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब सरकार के काम करने के तरीके। इसमें जब हम ई आईसीटी के टूलों का प्रयोग करते हैं तो ई गवर्नेंस बन सकता है। तो सरकार के एजेंसी में जब इन टूलों का प्रयोग किया जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट, मोबाइल, जो भी आप प्रयोग करते हो, इससे क्या होता है कि जो सरकार की जो कैपेबिलिटी है, काम करने का तरीका है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैपेबिलिटी से कैसे समझेंगे? सपोज करते हैं कि किसी इंसान ने आपको हेल्थ डॉक्टर ने आपको हेल्थ फैसिलिटी देनी। अब एक डॉक्टर की अगर एक किसी गांव में है और वहां पे 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोगों को कैसे वो देख पाएगा? या 10 हॉस्पिटल है, उस बैठेगा तो एक ही हॉस्पिटल में एक दिन में। लेकिन अगर उस हॉस्पिटल को कंप्यूटर से लिंक्ड कर दिया जाए और एक हॉस्पिटल में बैठकर वो दूसरे 9 हॉस्पिटल वीडियोग्राफी के थ्रू दूसरे लोगों को अपनी राय दे सके, अपनी एडवाइस दे सके या उनका चेकअप कर सके, तो इससे क्या हुआ, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई। इसी प्रकार से विभिन्न कार के जो बिजनेस है या अदर आर्म्स है गवर्नमेंट के, सभी को उनकी कैपेबिलिटी को, जब उनकी कैपेसिटी को हम चेंज करते हैं, ई गवर्नेंस, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, डिफेंस हो, जब उसको मैनुअल से कंप्यूटराइज किया जाता है, उसका काम करने का तरीका बढ़ जाता है। तो ये प्रकार की, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, क्या कर रही है, ये सर्व कर रही है वेराइटी ऑफ एंड्स। वेराइटी एंड्स मतलब विभिन्न प्रकार के फायदा में पहुंचा रही है, जैसे कि बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो कहने का अर्थ है कि जो ई गवर्नेंस के थ्रू आपको सर्विस मिली वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा क्लियर है। जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरना है, फॉर्म आप जब मैनुअल भरते हैं तो मैनुअल में आपको विभिन्न प्रकार की गलतियां हो सकती है। आप एक बार भरोगे तो आपको अगर गलती हो जाए तो नया फॉर्म लेना पड़ सकता है। लेकिन उसी फॉर्म को अगर आप कंप्यूटराइज के थ्रू भरेंगे, ऑनलाइन भरोगे, तो आपको गलती हो तो उसको दोबारा भर सकते हो, मिटा सकते हो। लेकिन मैनुअल में ये संभव नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की गवर्नेंस हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं, लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका फास्ट हो रहा है और जिसमें लेस करप्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी जिसमें ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को आसानी हो गई है, रेवेन्यू की ग्रोथ हो रही है, पैसे की बचत हो रही है। इस सभी सिस्टम को, इस पूरे गवर्नेंस सिस्टम को बोलेंगे ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस जो कि डिफरेंट करता है, विभिन्नता लाता है अपने आप में ट्रेडिशनल गवर्नेंस में, कि वो लोगों को बेहतर सर्विस प्रदान करता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले अपने स्लाइड में बोला, ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में, कि ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट से एक नया कॉन्सेप्ट आया, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है सरकार के काम करने का तरीका, द वे गवर्नमेंट फंक्शन। और गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस। तो इस काम करने के तरीके में 1990 में एक रेवोल्यूशन आया,
जब आईसीटी का प्रयोग किया गया है गवर्नेंस में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, साधारण रूप में इसकी कॉन्सेप्ट को देखें तो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस के स्कोप्स में, जिसको हिंदी में बोलते हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र बहुत सारे हैं। कुछ मुख्य रूप के जो इसके क्षेत्र मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम को आप अच्छे से बनाइए, अपने कॉपी पे याद कीजिए, और इस डायग्राम को अगर आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं तो आप ई गवर्नेंस के क्षेत्र को किसी भी प्रकार से कहीं भी अच्छे से लिख सकते हैं। पहला मैंने लिखा है G2C। G2C का मतलब होता है, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए। फिर दूसरा लिंक बनता है सिटीजन टू गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं C2G। उसके बाद तीसरा है G2G। G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसके बाद है जी गवर्नमेंट टू बिजनेस। बिजनेस मतलब हमारे जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल सेक्टर है, उनके बीच का लिंक G2B। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है G2E, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सारे स्कोप्स हैं ई गवर्नेंस के जो मैंने यहाँ पे लिखे गए हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ई गवर्नेंस के स्कोप्स में सबसे पहला आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे मैंने लिखा, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं G2C। G2C का मतलब है जब गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की सेवाएं शुरू करती है, तो उन सेवाओं को बनाती है। सेवाएं बोलें या पॉलिसी बोलें या प्रोग्राम बनाएं, वो बोलें, वो सभी प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना होता है। कौन पहुंचाता है? गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो या लोकल की हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेवाएं लिखी है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस। ये सारी सेवाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, किसके लिए? सिटीजन के लिए। तो कहने का अर्थ है कि इसका क्षेत्र, जब गवर्नमेंट की सेवाएं जो सरकार लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उस सिस्टम में जब हम ई का प्रयोग करते हैं, आईसीटी का प्रयोग करते हैं, तो उस सिस्टम को बोलते हैं, उसके क्षेत्र को बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। कहने का अर्थ है, आपने आजकल ई सिटीजनशिप लेना, अपनी नागरिकता लेना, आपको पहले की तरह फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाएंगे, सिटीजनशिप की वेबसाइट पे जाएंगे, तो उसको अपनी एलिजिबिलिटी, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए और आप सिटीजनशिप का फॉर्म भर के आप अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं। या कहीं पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आधार कार्ड के करना चाहते हो, राशन कार्ड के करना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन के करना चाहते हो, हेल्थ की करना चाहते हो, हेल्थ में आप अपना नाम रजिस्टर करना चाहते हो किसी डॉक्टर के पास, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप ऑनलाइन ही सारा सिस्टम हो रहा है, आपको ऑनलाइन ही रिपोर्ट आ रही है। या आपने कहीं एडमिशन लेना है एजुकेशन सिस्टम में, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आपने किसी भी कॉलेज के लिए फॉर्म भरना है तो उसके साइट पे जाके भर सकते हो, या किसी प्रकार की हेल्प लेनी है, या आपने टैक्स देना है। ये सारी सेवाएं सरकार द्वारा चलाई गई है लोगों के लिए। इसमें जब काम करने के तरीके में जब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाता है, तो इस प्रकार के इनिशिएटिव को, के क्षेत्र को नाम दिया गया है गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा स्कोप है ई गवर्नेंस का सिटीजन टू गवर्नमेंट, जिसका अर्थ है कि आईसीटी का प्रयोग करना सिटीजन द्वारा अपनी कंप्लेंट्स को, अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि पहले हम डेमोक्रेसी के अंदर जो अपनी वोटिंग किस प्रकार से करते थे, मैनुअल तरीके से करते थे, एक पर्ची पे स्टैंप मार के उसको किसी बॉक्स में डालते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग मशीन पे सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट को लगाना है, उस बटन को दबाना है। तो इस प्रकार से आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं अपनी सेवाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए या अपनी प्रतिक्रियाओं को देने के लिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले के टाइम में अगर आईटीआई स्टार्ट हुआ था, या ग्रीवेंसेस सिस्टम भी आपने देखा होगा, किसी डिपार्टमेंट को आया कंप्लेंट करना है, तो हम क्या करते थे, किसी उनके कंप्लेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट रखते थे, या आईटीआई देनी होती थी तो उसको लिख के भेजना पड़ता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के हर साइट पे आपको आरटीआई की या कंप्लेंट का एक सेक्शन होता है, जहाँ पे आप ऑनलाइन या आईसीटी के थ्रू अपनी जो अपनी प्रॉब्लम है वो जाहिर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरे सिस्टम को, कॉन्सेप्ट को बोला गया है सिटीजन टू गवर्नमेंट, जहाँ पे सिटीजन के द्वारा आईसीटी का प्रयोग किया जाता है सरकार तक अपनी चीज़ों को पहुँचाने के लिए। उसके बाद है जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट,
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसको G2G भी बोलते हैं, कि सरकार 3 लेवल पे डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल, दूसरी है स्टेट और तीसरी है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे 2 प्रकार की है, R1 के लिए है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रूरल एरिया के लिए है पंचायत राज। अब कोई भी जब पॉलिसी बनती है सेंटर से, जैसे हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ से फिर लागू होती है स्टेट के लिए। तो सेंटर से स्टेट के लिए उसका ऑर्डर हो, उसका किस प्रकार से फंडिंग हो, प्रोग्राम क्या होगा, उसका इनिशिएटिव पहले की तरह नहीं होता था। आप आईसीटी के प्रयोग से द्वारा उनकी वेबसाइट पे या उनके ईमेल पे या किसी प्रकार का ग्रुप या इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू उनको भेजा जाता है। पहले तो पोस्ट के थ्रू भेजा जाता था, ठीक है? तो इस प्रकार के परिवर्तन जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में होता है, उसको बोलते हैं G2G। अब स्टेट में पहुंचने के बाद स्टेट में उसको डिस्ट्रिक्ट में लागू करना होता है या ब्लॉक लेवल्स में लागू करना होता है, या आप बोल सकते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के स्मॉल स्केल पे उसको लागू करना होता है, रूरल एरिया में लागू करना होता है। तो ये एक संपर्क जब बन रहा है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में आईसीटी के प्रयोग से, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का बात करो या पुलिस की बात करो या कोर्ट की बात करो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथा नंबर पे मैंने जो इसका स्कोप लिखा है उसका नाम है गवर्नमेंट टू बिजनेस। किस गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब है कि हम सभी प्रकार से देखो सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं। हम कई सेवाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं, बिजनेस सेक्टर से लेते हैं। जैसे कि हमने कपड़ा खरीदना है, बुक्स खरीदनी है, इवन हेल्थ और एजुकेशन भी हम प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं। तो इन सभी प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने के लिए इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको टैक्स देना पड़ता है, उनसे बोल सकते हैं लाइसेंस लेना पड़ता है या उसकी टेंडरिंग होती है। तो पहला का ट्रेडिशनल सिस्टम मैं बोलता हूँ कि मैनुअल था, या आपने किसी प्रकार टेंडर भरना, टेंडरिंग अगर हो रही है तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आज ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, आईसीटी के थ्रू हो रहा है। तो इस प्रकार का संपर्क जो गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर या होल्डर्स के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं G2B। तो दोस्तों, जो आखिरी स्कोप है ई गवर्नेंस का, वो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सरकार अपने काम करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों को नियुक्त करती है। तो सरकार और कर्मचारी के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक संपर्क बना रहता है, जो कि बनना चाहिए किसी भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए। जैसे कि उससे कोई काम करवाना हो, उससे उसको कोई ऑर्डर देना हो, या उसकी अपॉइंटमेंट करनी हो, उसकी ट्रांसफ़र करनी हो, उसको लीव देनी हो, उसको कोई नोटिस जारी करना हो, उससे कोई रिकॉर्ड मांगना हो। तो विभिन्न प्रकार का संपर्क बनता है गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। तो पहले के टाइम में फिर वही बात करूंगा कि ट्रेडिशनल तरीके में जो लिखित रूप से मांगा जाता था, आज वही तरीका जो आईसीटी के प्रयोग से किया जाता है, वो काम आईसीटी के प्रयोग से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये 5 जो है स्कोप्स हैं ई गवर्नेंस के। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज सिग्निफिकेंसेस ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के महत्व। ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अब तक आप समझ चुके होंगे इसके स्कोप से, या इसके अवधारणा जो हमने पढ़ी थी। ई गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों में आईसीटी का प्रयोग करना, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की सेवा देने के सिस्टम में या नागरिकों द्वारा सेवा लेने के सिस्टम में परिवर्तन लाना और आईसीटी का प्रयोग करना। इसके बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन उसमें से कुछ महत्व मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिनको हम आज अंडरस्टैंड करें। पहला पॉइंट मैंने लिखा है फास्ट सर्विसेज या शीघ्र सेवा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आईसीटी ने हमारा काम करने का तरीकों को बहुत तेज़ कर दिया है, फास्ट कर दिया है। पहले ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम किसी भी काम करने के लिए हमें डेस्क ऑफिस सिस्टम को अपनाना पड़ता था। उदाहरण कहना करते कि किसी भी सेवा को लेने के लिए हमें उस ऑफिस में जाना था पड़ता था। जैसे कि एजुकेशन का आपने कोई फॉर्म भरना है, वहाँ से किसी चीज़ का पता लगाना है, तो आपने वहाँ जाना पड़ता था, या हॉस्पिटल जाना है, अपने आप को चेकअप कराना है, कोई रिपोर्ट लेनी है तो वहाँ जाना पड़ता था। बैंक में खाता खुलाना है, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में जानना है तो आपको वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन ई गवर्नेंस सिस्टम में ये सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। आप घर बैठे ही इन सभी सेवाओं को ऑनलाइन उनकी साइट से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये पहला महत्व है कि इसने
ई गवर्नेंस ने हमारे सिस्टम को फास्ट कर दिया। दूसरा सिस्टम है सर लेस मैनुअल वर्क एंड एक्सपेंस। कहने का अर्थ है सिर्फ एक ही डिफरेंस मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा लगता है आईसीटी के टूलों के प्रयोग पर और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कि पहले के टाइम में सारा कार्य जो होता तो लिखित रूप से होता था रजिस्टर पे या बहुत सारी फाइल्स में, लेकिन आज का वर्क जो सॉफ्ट कॉपी में हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है। तो कह सकते हैं कि आज के टाइम में लिखित रूप से कम काम हो रहा है और कंप्यूटराइज के रूप में टाइप रूप में ज़्यादा हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, जो खर्चा है वो कम हो रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस डिलीवरी। इसका अर्थ है कि जो हम सेवा ले रहे हैं या सरकार सेवा दे रही है उसमें पारदर्शिता, क्लैरिटी। कहने का था आज कोई भी गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटी सर्विस दे रही है, स्कीम दे रही है, वो आपको डायरेक्ट डिजिटलाइज हो रही है। जैसे कि नरेगा का अगर कोई स्कीम आ रही है वो उसके पोर्टल पे, उसकी वेबसाइट पे होती है, उसमें कितना बजट है, लोगों को कितना पैसा गया, आपके खाते में कितना पैसा गया, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर में है, वेबसाइट में है। आप उसको खुद अपने मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सर्विस जो देने का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है, वो सर्विस ओपन हो चुकी है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी चौथे नंबर पे। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में जवाबदेही बोलते हैं। जवाबदेही का अर्थ है कि जो आपको सेवा देने वाला है वो आपके उस सर्विस के लिए उसे आंसरेबल है, उसे बताना होगा कि आपको सर्विस दी है, नहीं दी है, कब दी है, कितने की दी है। तो अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही आज के टाइम में बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू अगर पुराने समय को देखें। फिर से दोबारा कि नरेगा की एग्ज़ाम्पल लूँगा कि पहले के समय में पहले पता नहीं होता था कि इस साल नरेगा के वर्क में कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, आपके खाते में कितना आया है, उस एरिया में कौन-सा कार्य हुआ है। लेकिन आज के टाइम में वो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल रहती है। आपके अगर फाइनेंशियल आपके अकाउंट में वेजेस का बारे में आपने पता करना तो आपके अकाउंट में आपको पता चल जाता है। विभिन्न प्रकार के ऐसे तरीके हैं आईसीटी के प्रयोग से जो आप इस चीज़ को अकाउंटेबल बना रही है। तो आज के टाइम का आईसीटी के गवर्नेंस ने अकाउंटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसके बाद पांचवें लेवल है सर इंस्टेंट एंड क्विक एक्सेस। कहने का अर्थ है कि पहले के समय में आपने किसी सेवा को लेना, इंस्टेंट मतलब शीघ्र तत्काल का पहुंच का अर्थ है कि आपने किसी भी सेवा को लेना है तो लेने के लिए आपको गवर्नमेंट सर्विसेज जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके ऑफिस जाना पड़ता था और गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं वो 10 से 5 खुले होते थे। तो उसी समय में आप उस सेवा को ले सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपने अगर किसी फॉर्म को देखना है, चाहे वो बैंक का हो, किसी कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, किसी टिकट को बुक कराना हो, तो 24 आवर्स आप कहीं से भी उसको पा सकते हैं, भर सकते हैं। मतलब आपकी जो पहुँच है, जो सर्विस लेने की गति वो फास्ट हो चुकी है और इंस्टेंट हो चुकी है। उसके बाद है नेक्स्ट सर 6 नंबर पे ईज़ी टू गेट फीडबैक। फीडबैक का मतलब है जब आपको कोई सर्विस दी जाती है, उसके बारे में आपके क्या विचार होते हैं, आपकी रिव्यूज़ कैसी है, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कि वो सर्विस किस प्रकार से दी गई है। जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी फीडबैक नहीं लेता है अपने कस्टमर से, तब तक वो सर्विस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को हो या प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते हैं तो जब वो डिलीवरी हो जाता है उसके बाद ही आपको एक मैसेज आ जाता है कि गिव द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आप उसी टाइम बता देते हो कि वो अच्छा है, बुरा है, क्या क्या उसके गुण है या गुण है, वो आप बता सकते हैं। तो फीडबैक लेने का प्रोसेस बहुत ही तेज हो चुका है, ईजी हो चुका है। उसके बाद है सर 7वें नंबर पे एम्पावरिंग थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब सूचना साझा करने या बताने से लोगों को हम ज़्यादा सशक्त कर रहे हैं, एम्पावर्ड कर रहे हैं। ये कैसे? देखो, जितने लोगों को आप चीज़ों को बताओगे, जितने लोगों में जानकारी आएगी, तो लोग ज्ञानी होंगे, तो लोग ज्ञानी होंगे, तो वो सशक्त होंगे, एम्पावर्ड होंगे। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सीक्रेट रहेगी, तो उतने ही लोग के पास उस इन्फॉर्मेशन की जानकारी न होने के कारण उनका गलत प्रयोग हो सकता है। उनकी चाहे सर्विसेज का हो, राइट्स का हो, बहुत सारे चीज़ों में गलत प्रयोग हो सकते हैं, करप्शन हो सकता है। तो आईसीटी एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द
बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ लोगों को एक साथ पहुँचा सकते हैं, चाहे आप किसी वेबसाइट के थ्रू हो, टीवी चैनल के थ्रू हो, ऐड के थ्रू हो, कोई सोशल मीडिया के थ्रू हो। तो इस एम्पावर को आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। उसके बाद 8वां पॉइंट है सर, ईजी टू मेक कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय बनाना, तालमेल बनाना। तालमेल महत्वपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर का अंदर होता है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक टॉपिक है कि काम करने में हमें, मैनेजमेंट में हमें तालमेल बनाना होता है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 लोग हैं, तो ए कौन सा काम करेगा, बी कौन सा काम करेगा, या सी कौन सा काम करेगा, या ए से किसके साथ कम्युनिकेट करना है और डी से किसके साथ कम्युनिकेट करना है। इस प्रकार से अगर आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो आज के टाइम में आईसीटी ने इसको ईजी कर दिया, आसान कर दिया है। आप घर बैठे ही फ़ोन पे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में बनाना बहुत आसान हो चुका है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको तुलना करें तो। जहाँ पर आप तभी उसके साथ संपर्क कर सकते हो, या उसकी कोई चिट्ठी वहाँ तक पहुँचेगी या वो इंसान उससे मिलेगा। उसके बाद है सर 9th पॉइंट है, टू गैदर ईज़िली फॉर एन अर्जेंट इवेंट। देखो, हमें कई प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है, अर्जेंट इवेंट हो सकते हैं, और हमें वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना है। तो आज के टाइम में हम बहुत सारे लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए। चाहे आपने आजकल देखा होगा कि कोविड के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया, फेसबुक के द्वारा भेजी जा रही है, व्हाट्सएप के द्वारा भेजी जा रही है। तो ये सारे वेज़ हैं आईसीटी के, जिसने क्या किया है, जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के तरीकों को आसान कर दिया है। उसके बाद 10वें लेवल पे है जी, ईज़ी टू मेक, चेक, सुपरवाइज़ एंड कंट्रोल। कहने का अर्थ है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसको अपने लोअर स्टाफ, सबऑर्डिनेट पर कोई चेक करना है उसके कार्य पर, या उसको बताना है, सुपरवाइज़ करना, पर्यवेक्षण करना है कि वो काम कैसे कर रहा है या कैसे नहीं कर रहा है, या कैसे उसको करना चाहिए, या उस वो अपने नियंत्रण में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये करना बहुत आसान हो चुका है। आजकल आपने देखा होगा कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, वहाँ पे एक कैमरा लगे होते हैं, और एक कैमरे से ही, एक जगह से ही एक एडमिनिस्ट्रेटर सभी अलग-अलग उसके विभाग हो या अलग-अलग लोग जो उससे जुड़े हो, सभी पर अपनी सुपरविज़न रख सकता है, कंट्रोल रख सकता है, जो कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में संभव नहीं था। लास्ट पॉइंट मुझे ये लगता है कि आईसीटी के प्रयोग ने क्या किया है, जो कनेक्शन है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाना, वो बहुत आसान कर दिया। आप एक ही स्थान से अधिक संगठनों के साथ संपर्क बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखें तो अगर हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, वो विभिन्न कॉलेजों को अगर सीसीटीवी से कनेक्टेड रखता है, तो वहाँ से ही उन पे चेक एंड कंट्रोल कर सकता है। अगर इंडिविजुअल लेवल पर बात करें, तो आज आप एक ही स्थान से विभिन्न प्रकार की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हो। आपने किसी हेल्थ सर्विसेज लेनी, तो एक ही स्थान से विभिन्न हॉस्पिटलों या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में संभव नहीं था। तो ये बहुत सारे मैंने 10-11 यहाँ पे सिग्निफिकेंसेस लिखे हैं ई गवर्नेंस के। इसके अलावा आपको कोई और भी लगता है, तो आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उन पॉइंट्स को आगे ऐड कर लें इस पीपीटी में। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्री कंडीशंस फॉर द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए पूर्व शर्त। पूर्व शर्तें का अर्थ है कि किसी चीज़ को लागू करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए, ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके टूल्स या इक्विपमेंट्स के बारे में हमने अब तक बात की है, वो बहुत महंगे और आसानी से उपयोग करने लायक नहीं है। उनको वही लोग उपयोग कर सकते हैं जो इसमें ट्रेंड है, या वही लोग खरीद सकते हैं, या जिनको ये सब्सिडी दी जाए, या फाइनेंशियल हेल्प की जाए, या जो फाइनेंशियली साउंड। तो किसी भी स्टेट में इस
ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव को लगाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आती हैं, बहुत सारी शर्तें आती है। मैंने कुछ शर्तें यहाँ पे लिखी गई हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए, पहला है सर मनी एंड कैपिटल, धन और पूंजी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ई गवर्नेंस के किसी इनिशिएटिव को लगाने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसकी टूल्स एंड इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, इसमें खर्चा ज़्यादा है। इनको चलाने के लिए आपको ट्रेंड लोग चाहिए। तो जब तक आपके पास धन नहीं होगा, ना तो ही आप किसी टूल इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं, ना ही इसको चलाने वाले किसी इंसान को रख सकते हैं। दूसरी बात आती है सर कि हिमाचल जैसे प्रदेश में, हिली एरियाज में, जहाँ पे लैंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर गवर्नमेंट लैंड होती नहीं है। तो अगर हमने किसी भी इनिशिएटिव को चलाना है, ई गवर्नेंस के स्कीम को चलाना है, तो उसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि अब आईसीटी के टूल्स को फिक्स करना है, आईटी लैब बनाना है कॉलेज में, स्कूल में, किसी दफ्तर में, तो वहाँ पे एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लैंड की जरूरत पड़नी है। तो लैंड मिलना आज के टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपने कई ऐसे नेशनल कार्यक्रम देखे होंगे, इनिशिएटिव देखे होंगे जहाँ पे लैंड की मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में हमने देखा होगा कि वहाँ पे लैंड जो है अभी तक भी क्लेरिफाइड नहीं हुई है। तो उसके प्रॉब्लम के कारण उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। सो दिस इज द one of the, you can say, precondition to implement the e-governance. The third point is infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आईसीटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना या साधारण रूप से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये डिफरेंट है। आईसीटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट करना, उसके लिए आपको सोच समझ के क्रिएट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर आईसीटी के टूल को किस प्रकार से फिक्स किया जाएगा, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी, आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो ये एक तीसरे लेवल की मैं समस्या समझता हूँ या प्री कंडीशन समझता हूँ ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले। उसके बाद चौथे नंबर पे सर एसेस। पहुंच का मतलब है कि आप किसी इनिशिएटिव को, किसी आईसीटी सर्विसेज को स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन प्रश्न ये आता है कि कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, कितने लोग उसको यूज कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं अपने हिमाचल प्रदेश स्टेट की एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, पांगी हो गया, तीसा हो गया, जहाँ पे सर्दियों में कम से कम 6-7 फीट बर्फ पड़ती है। तो वहाँ पे अगर किसी मेन सेंटर में वहाँ पे आप आईसीटी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, कोई सर्विस स्टार्ट करते हो, तो उस समय 6 महीने तक तो कोई भी सर्विस लोग लेने काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी सर्विस को स्टार्ट भी कर रहे हैं, पर वो स्टार्ट करने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये पहुँच जो है हमारे लिए एक प्री कंडीशन है, क्या कि लोग किस प्रकार से उस सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। पांचवा लेवल पे है सर यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की उपयोगिता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ई गवर्नेंस में, कि ई गवर्नेंस स्टार्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो हम सूचना दे रहे हैं, जो सर्विस चला रहे हैं, क्या वो उस वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं है। सपोज करते हैं कि आप एग्रीकल्चर एरिया में आपने ऐसी सर्विस स्टार्ट कर दी, ऐसी सूचना दे रहे हो जो कि इंडस्ट्रियल एरिया की है, या आप लोगों ने इंटरनेट या एंड्रॉयड मोबाइल की सेवाएं स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे लोगों के पास अभी मोबाइल भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें वही चीज़ वहाँ लोगों कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, ज्योग्राफिकल लोगों को आइडेंटिफाई करना है, और वहाँ पे किस प्रकार की सेवा की जरूरत है, उसी प्रकार की सेवा को देने पर ध्यान देना होगा। तो जब तक ये ध्यान नहीं देते हैं, तो ये प्री कंडीशन बन जाती है किसी चीज़ को, ई गवर्नेंस के किसी इनिशिएटिव को चलाने के लिए। उसके बाद है 6 नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास का मतलब है कि पहले आपको किसी भी इनिशिएटिव को लगाने से पहले, किसी स्कीम को लगाने से पहले लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने कोर्स ऑफ स्टडी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लोगों को, स्टूडेंट को तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो आने वाले 5 सालों या 10 सालों में उस इनिशिएटिव को आगे चला सके, वहाँ पे उस सर्विस को दे सके, उस सर्विस में काम कर सके। तो जो कि बहुत ही मुश्किल है। इस चीज़ में ई गवर्नेंस का हम बता नहीं सकते कि 5 साल के बाद क्या चेंजिंग आने वाली है, 1 साल के बाद क्या चेंजिंग आने वाली है, 10 साल या 50 साल के बाद क्या चेंजिंग आने वाली है, किस प्रकार से हम अपने मानव संसाधन का विकास करें। उसके बाद 7th लेवल का जो मुश्किल आती है, जो प्री कंडीशन है, कि अगर आप लोगों को सिखा तो देते हो, ट्रेन तो कर देते हो, उसके बाद आपको समय-समय पर लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है।
उनको दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है, उनका नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में अगर आप कंप्यूटर चलाते थे, एमएस ऑफिस 2007, उसके बाद 8, 9, 10, 16 जो भी वर्जन चल रहा है, या इंटरनेट के बारे या मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में नई-नई आती रहती, तो उसके हिसाब से आपको उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करता रहना पड़ेगा। अगर आप उनकी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप वो लोग उस सर्विस को नहीं दे पाएँगे, तो सर्विस फेल हो जाती है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्री कंडीशन में जो मैं मानता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने दोस्तों के साथ या बहुत से लोगों के साथ मैं डिस्कस किया हुआ, तो ये एक प्री कंडीशन मैंने देखी है ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि चुनौती बनती है, वो है चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। हमारे देखो, अब जैसे मैंने बताया कि ई गवर्नेंस तो 1990 के बाद या 2000 के बाद अच्छे से हमारे 2005 के बाद अच्छे से इंडिया में चालू हुआ है, और लोग तो उससे पहले ही जॉब कर रहे थे, और वो लोग जो ट्रेडिशनली मैनुअली उस काम करने में बहुत कैपेबल थे, ट्रेन थे, उनको अगर कंप्यूटर सिखाया भी जाए, तो सिखाए जाने के बाद उनके माइंड में एक डर रहता है कि क्या हम इस काम को कर पाएँगे कंप्यूटर से या नहीं? तो ऐसी स्थिति में लोगों को ट्रेन करने के बाद भी वो लोग उस सर्विस का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, या उनको उसको प्रयोग करने की उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ बैंक का, कि एक बैंक में मैंने देखा कि वहाँ पे 5-6 लोग जो काफ़ी देर से जॉब कर रहे थे, और वो सभी को कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, उनके पास एक डर था, भय था उस कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए, तो उन्होंने एक अलग से आउटसोर्सिंग पे किसी को एम्प्लॉय को हायर करके रखा था, और जो कि शाम को उनके कंप्यूटर पे जो एंट्रीज होती है उसको करके देता था, और वो उसके लिए जो उसकी पेमेंट था वो अपने सैलरी से देते थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखा कि एक डर था कि माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, जो पुराने लोगों को है, जिन्होंने कभी काम किया नहीं है, उनकी माइंड सेट को जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से क्या है कि 9th पॉइंट जो है, ये चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ सर्विस रिसीवर। सर्विस रिसीवर जैसे हम जैसे लोग हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन चलाई हुई है, मोबाइल एप्लीकेशन से चलाई होंगी। आपने जैसे फाइनेंस से बात करें, जैसे आप लोगों ने कितने लोगों ने हम फोन पे, भीम यूज कर रहे हैं, एक बहुत ही सिक्योर प्रकार की एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने खोली है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनके पास ये एप्लीकेशन पड़ी भी होगी, वो इस चीज़ को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने माइंड सेट को वो चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये एक दिक्कत आ जाती है, एक प्री कंडीशन है ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर, लैंग्वेज। भाषा एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी स्कीम को, पॉलिसी को चलाने के लिए। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब तक उस एरिया को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे मैक्सिमम मासेस में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कंप्यूटर में मैक्सिमम अगर इंग्लिश में भाषा में आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो लोग अगर उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उस सर्विस का बेनिफिट उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो सर्विस फेल हो जाएगी। उसके बाद है 11वां पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन इन डाटा एनकोडिंग। डाटा एनकोडिंग से साधारण भाषा में बोलूंगा कि आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, वहां पे जो आप इंफॉर्मेशन जो कस्टमर इनपुट कर रहा है, उसको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। वो एक सिक्योर तरीके से फीड होनी चाहिए। उसकी डाटा की एनकोडिंग एक सिक्योर तरीके से होनी चाहिए। अगर उसकी डाटा एनकोडिंग सही तरीके से नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, उसका डाटा चोरी हो जाता, आपने सर्विस तो स्टार्ट की है लेकिन किसी ने हैक कर लिया और डाटा सारा ले लिया, ऐसी स्थिति में ई गवर्नेंस फेल हो जाता है और बहुत सारा कंट्री को, लोगों को लॉस हो सकता है। तो ये एक प्री कंडीशन है। उसके बाद है 12वें लेवल पे ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म, कि ग्रीडियंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, इसको बनाने जब हम बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। लेकिन मुश्किल ये आती है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म तो हम बना देते हैं या किसी वेबसाइट में या किसी भी तरीके से, एसएमएस के थ्रू, कॉल के थ्रू, कि कितने लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। और इस ग्रीवांसेस, इस प्रकार के मैकेनिज्म को बनाने में बहुत मुश्किल भी होती है। तो एक प्री कंडीशन मैं मानता हूँ ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर लास्ट में मैं जो प्री कंडीशन मानता हूँ इसके लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है साइबर लॉज। देखो, आईसीटी मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर का या दूसरे मशीनों का प्रयोग करना। तो जब तक आप कड़े लॉ नहीं बनाओगे, रूल नहीं बनाओगे, तो जो लोग हैं वो डाटा की चोरी करते रहेंगे, करप्शन करते रहेंगे, क्राइम करते रहेंगे। जब क्राइम करेंगे तो जो आम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। तो जब तक इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नेंस किसी भी देश में सक्सेसफुल हो सकता है, किसी स्टेट में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारी शर्तें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी हम ई गवर्नेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये पूरा यूनिट समाप्त हो चुका है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है या इसमें क्या ऐड हो सकता है, और साथ में आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 2।